इसमें दिया हुआ है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यानी प्राइमरी वोल्टेज दिया है अपने को EP 220 वोल्ट और IP दिया है करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर। यदि द्वितीय कुंडली में 2200 वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न होती है ना, ES का मान भी दे दिया 2200 वोल्ट और 50 शक्ति की हानि होती है, तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या होगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान पूछा, लेकिन अपने को एक चीज ये है कि इसमें हानि 50% होती है, तो इसकी क्षमता कितनी है? केवल 50% है। और क्षमता जो होती है उसकी वैल्यू कितनी आती है? ES IS के बटे EP IP, यानी जो दी गई, जो प्राप्त होने वाली शक्ति है के बटे दी गई शक्ति। ठीक है, द्वितीयक में प्राप्त होगी और प्राथमिक में दी जाएगी। ठीक है, 50%। तो पहले अपन क्या करेंगे, इससे इसकी सहायता से IS निकालेंगे, फिर इसका IS1 का मान निकालेंगे बाद में। पहले यहाँ से IS की वैल्यू निकालेंगे, तो कितनी जाएगी वो? EP इंटू IP बराबर होना चाहिए ES इंटू IS के नियम के हिसाब से। तो EP का मान 220 है इंटू 5 बराबर यहाँ 2200 है इंटू IS। तो IS का मान जब सॉल्व करोगे 220 से 10 बार गया, 5 से 2 बार गया, तो IS की वैल्यू जाएगी 1/2 एम्पियर। ठीक, लेकिन क्षमता 50% अपने को दी है उसने, तो सीधी बात है कि अब ES इंटू IS1 ये कितना मिलना चाहिए? ES इंटू IS का आधा मिलना चाहिए। ये अपन बोल सकते हैं ES CS कैंसिल हो जाएगा, तो IS1 की वैल्यू IS के बटे 2 होगी, यानी 1/2 के बटे 2, यानी 1/4 एम्पियर, यानी 0.25 एम्पियर ये धारा प्राप्त होगी। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। यानी साधारण तरीके से निकालना है IS जैसे निकालते हैं, लेकिन क्षमता के हिसाब से उसको फिर 50% कर देना है, क्योंकि वोल्टेज तो उतना ही मिलता है 2200 वोल्ट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी एफिशिएंसी के हिसाब से। तो इसका आंसर आएगा 0.25 वोल्ट 0.25 एम्पियर। किसको इसको बन गया था ये? एक शीट ले लें, जिनको नहीं मिली दे देना, फटाफट नोट करें इसको, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला वाला RL सर्किट पर है, R की वैल्यू दी है, L की वैल्यू दी है अपने को, और E की वैल्यू दी है, और उसने कितने सेकंड बाद, 1 मिली सेकंड बाद उसने बोला करंट की वैल्यू क्या होगी जब उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। A और B को हटाकर उनको शॉर्ट सर्किट डिस्चार्ज करते हैं, मतलब कुल मिला के इसको हटा करके, यानी इसको हटा दिए और इसको शॉर्ट कर दिए। ठीक, पहले तो अपन बैटरी से जुड़ा हुआ था, बैटरी से जोड़ने का मतलब है कि वो चार्ज कर रहा है आप उसको, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसने A और B को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया तो डिस्चार्ज कर रहा है वो। तो डिस्चार्ज कंडीशन में कैसे अपन निकालते हैं पता है? डिस्चार्ज कंडीशन में I की वैल्यू जो होती है वो IO e⁻⁻RT/L होती है। ठीक, आपने को I की वैल्यू कितने मिली एम्पियर, 1 मिली सेकेंड बाद बोला है उसने कि धारा का मान कितना होगा, और I की वैल्यू निकाल, I0 की वैल्यू निकल जाएगी। I0 की वैल्यू होती है E/R। E का मान कितना दिया अपने को? 100 वोल्ट, और R का मान कितना दिया हुआ है? 100, यानी 1 एम्पियर। अब I की वैल्यू निकालना है, यहाँ 1 एम्पियर हो जाएगा, e⁻⁻R की वैल्यू 100 है, और T निकाल, T कितने मिली सेकेंड बोला? 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड के बटे L का मान कितना दिया? 100 मिली हेनरी, मिली हेनरी मतलब 100 × 10⁻³ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? I का मान E की घात माइनस कितना, T भी तो है यहाँ पर ना, T तो निकाल रख दिए, सॉरी 1 मिनट, T तो रख चुके हैं ना अपन। E की घात माइनस कितना हो जाएगा? 1, सब चीज कैंसिल हो। E की घात -1 की वैल्यू होती है 0.37, ये इतनी होती है, या 1/E लिख दिया उसने सीधा, खाली नहीं किया, 1/E एम्पियर लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगी I की वैल्यू, बन जाएगा, उसने सीधा ही लिख दिया। पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है, उसने जो बोला है A और B बिंदुओं को लघुपतित करके हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी किसको हटा दिया जाता है? सेल को, बैटरी को हटा रहा है परिपथ से। हटाने के लिए उसने A और B के अक्रॉस उसने क्या कर दिया, एक शॉर्ट सर्किट करने के लिए कॉपर वायर या कोई भी कंडक्टिव वायर लगा दिया। तो अब वो शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा तो वैसे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, निरावेशित होना शुरू हो जाएगा, और डिस्चार्ज होगा उस समय करंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें, नोट कर लो इसको फटाफट। ये तो बड़े आसान सवाल है। उसके बाद 10वां
किसकी रचना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर की जाती है? किसकी की जाती है? जनरेटर की। ठीक है, बाकी धारामापी में टॉर्क वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू NIVA, यानी विद्युतीय मोटर जैसा होता है वो। विद्युतीय मोटर और धारामापी ये लगभग एक से सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वोल्ट मीटर, ये सब विक्षेप उत्पन्न होता है जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा। लेकिन यहाँ पर जनरेटर जनरेट करता है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, 11वें सवाल में क्या बोलता है? परिपथ में E जो है वो 10 वोल्ट है ना, और R1 की वैल्यू 5 ओम है। लिख लेना चाहिए सवाल में जब भी ऐसे आते हैं, तो नहीं दिखा रहता। तो R2 की वैल्यू 10 ओम है और L की वैल्यू 5 हेनरी है। तो धारकवान स्विच को जैसे ही क्लोज किए तो ऐसे कितना होगा? जैसे स्विच को क्लोज करते हैं इसमें तो कोई धारा नहीं जाती, धीरे धीरे बढ़ती है। t बराबर 0 पर फॉर्मूला क्या है? I बराबर I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT बाय L। इसको मैंने I2 ले लिया इस धारा को, और यहाँ पर I1 ले लिया ना। अब यहाँ पर I2 के लिए जब लेंगे t बराबर 0 पर तो कितना हो जाएगा? t बराबर 0 रखेंगे तो I0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर 0, 1 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? 0। तो वहाँ कोई धारा नहीं जाएगी। तो धारा जाएगी कहाँ? यहाँ I1 भर जाएगी। और वो कितनी होगी? E बटे R1। ठीक, तो I1 की वैल्यू जाएगी E बटे R1, यानी 10 के बटे 5। बेवकूफ़ बनाने के लिए सवाल दिया गया है। 2 एम्पियर आ जाएगा। लंबे समय की बात बोला होता, ठीक है ना, तो फिर इधर भी धारा बहती या किसी मिली सेकंड में दिया होता उसने, तब उसको कैलकुलेट करते। इसको तो है ही निकाल चुके, 2 एम्पियर हमेशा आएगी। दोनों को जोड़ देते, आंसर आ जाता है। ठीक है, कर दिए क्या बंद? हो गई, आवाज़ आना बंद हो गई है। इसको क्यों नहीं कर पाए थे? इसी चक्कर में कि t बराबर 0 पर कुछ वैल्यू आएगी उसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, श्रेणी क्रम में जोड़े आते हैं तो कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 सबको पता है। समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसान से सवाल था वो। ठीक है, ये सूत्र ही था। ठीक है, एक छोटी कुंडली जिसमें N1 फेरे हैं, जिसकी लंबाई L1 है, को L2 लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले N2 फेरों वाली परिनालिका पर मजबूती से लपेटा जाता है। तो कुंडली में I धारा प्रवाहित होती है, तो परिनालिका से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा? अब किसमें धारा प्रवाहित की जा रही है? छोटी कुंडली में। ठीक है, छोटी कुंडली में कितने फेरे हैं? N1 फेरे हैं। तो पहले अपन निकालें कि छोटी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा? म्यू 0 N1 बटे L इंटू I। कुंडली है लेकिन ना, वो कुंडली है तो कुंडली में इतना नहीं आएगा। कुंडली में क्या आएगा भाई? किसको सूत्र पता है? कुंडली के केंद्र पर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई NI के बटे R। पर R तो दी नहीं है ना, लंबाई L1 है, लंबाई दी है ना। यहाँ कंफ्यूज किया है, छोटी कुंडली बोला लेकिन N1 फेरे और लंबाई L1 दिया। पहले अपन जो कर रहे थे वो सही था, परिनालिका ही है वो। ठीक है, बोला जरूर कुंडली है उसने, छोटी कुंडली, पर वो परिनालिका है। म्यू 0 N1 बटे L1 इंटू I, ये B का मान होगा। तो सेकेंडरी से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा? B इंटू एरिया ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू 0 N1 अपॉन L1 इंटू I। सेकेंडरी का हो जाएगा N2 इंटू पाई R स्क्वायर, या N2 इंटू A दिया उसने शायद, है ना, A। तो N2 इंटू सीधा A लिख देंगे, N2 इंटू ये हो जाएगा फ्लक्स का मान। अब इसको जोड़ के लिख लें, म्यू 0 N1 N2 के बटे L1 A इंटू I। ये आंसर आ जाएगा, देखना आराम से। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर आएगा? ये वाला ना, नहीं ये नहीं, यहाँ तो N1 स्क्वायर कर दिया उसने, जबकि नहीं वो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उसने मिस्टेक किया है। L2 लंबाई तथा N2 फेरों वाली परिनालिका पर यदि छोटी कुंडली में धारा तो परिनालिका तो अपन तो बिल्कुल सही किया भाई, यही आंसर आएगा। ठीक है ना, ये यहाँ गड़बड़ कर दिया इसने, इंग्लिश है वो ये क्या, तो आंसर यहाँ L2 नहीं आएगा, L2 की जगह क्या आ जाएगा? L1 आ जाएगा। गुड मॉर्निंग,
आज तुम लोगों को पीछे खदेड़ दिया गया, थोड़ा जल्दी आया करो आगे बैठने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये 13वां क्वेश्चन हो गया ना, सुधार कर लेंगे क्या है वो। हट जाता हूं। अरे फिर से बार आ गया। इसके बाद 14, 15 ये दोनों देखेंगे, जल्दी करें। हो गया 14 क्वेश्चन। क्या बोलता है, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 0.001 सेकेंड में डेल्टा टी दिया है, 3 एम्पियर से घटकर 0 एम्पियर हो जाती है, मतलब 0-3, ये डेल्टा आई की ली जाएगी -3 एम्पियर। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत बल ES की वैल्यू 1500 वोल्ट है। आसान सवाल है। तो उसने पूछा है दोनों कुंडलियों के मध्य एम का मान क्या होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसमें। ES बराबर -m/dIp/dt है ना, m का मान निकालना है। dIp कितना हो गया, -3/001, और यहाँ कितना है ये 1500। ठीक, माइनस माइनस दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000। ठीक, ये 1500 से 3000 जो है ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो एम का मान कितना मिल जाएगा, 1/2 हेनरी या 0.5 हेनरी। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक, अच्छा सवाल है, इजी है, आते हैं ऐसे सवाल। और हो गया 15वां क्वेश्चन देखें। ये तो आसान सा था, फटाफट नोट करो इसको, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सब चीज़ दी थी अपने को, कितना समय लग रहा है, कितना करंट में परिवर्तन आ रहा है, और ES कितना, एम बन निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे हम। अगला सवाल थोड़ी सी मेहनत वाला है। उसने क्या बोला है कि धारा का अधिकतम मान I0 1 एम्पियर है ना, और AC है, और फ्रिक्वेंसी F का मान कितना है, 50 हर्ट्ज है। उसके बाद यदि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के मध्य अन्योन्य गुणांक M का मान कितना दिया है उसने, 1.5 हेनरी है, तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम वोल्टेज का मान ES का मान कितना होगा बोला है, अधिकतम मान। ठीक, हम जो सूत्र लगाते थे वो ये था, ES बराबर -m × dIp/dt। अब IP की वैल्यू जो लिखोगे वो लिखोगे I0 sin ओमेगा t। यही होता है कि समय के साथ परिवर्तित होता है। I0 का मान 1 एम्पियर दिया है तो इंटू साइन ओमेगा t, ये IP की वैल्यू है। यहाँ रखेंगे, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ES का मान आएगा -m d/dt ऑफ साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा t का जब डिफरेंशियल करेंगे तो ओमेगा आएगा सामने इंटू कॉस ओमेगा t आएगा, ये ES की वैल्यू होगी। ठीक, m इंटू dIp/dt। I0 भूल गए अपन, नहीं I0 के 1 एम्पियर लिख लिए। ठीक है, इतनी आएगी। अब यहाँ पर अधिकतम मान कब होगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू किसकी वैल्यू 1 हो जाना चाहिए, कॉस ओमेगा t इज इक्वल टू +1 या -1 जो भी लेंगे, तो EM अधिकतम मान जो आएगा सेकेंडरी में वो कितना आएगा, सिर्फ m इंटू ओमेगा। अब ओमेगा को क्या लिखोगे, 2πf। ठीक, m का मान दिया 1.5 इंटू 2πf का मान 314 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि f का मान 50 हर्ट्ज दिया है, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए 2πf का मान ऐसी कंडीशन में शॉर्टकट में 314 लेना है। अब गुणा कर दे, 15 चौको 60, 0 6, 15 एकम 15 और 6 21, 1 2, 15 45 और 2 47, 471 वोल्ट दिया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 471 वोल्ट। ठीक, तो ध्यान से करें इस सवाल को, इंटरेस्टिंग वन है। ठीक, अपने को ES का अधिकतम मान पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ES की,
तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने पता रहना चाहिए कि कॉस ओमेगा टी का मान कितना होता है, कॉस ओमेगा टी +1 होता है। पहले अपन इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत से। लेकिन आई पी का मान I0 साइन ओमेगा टी रखेंगे, जहाँ I0 पीक वैल्यू, और I0 का मान अपने को दे दिया उसने कितना, 1 एम्पियर, तो इसलिए 1 एम्पियर रखेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। हो गया इतना, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में बहुत आसान सा है, स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू ½L/I²। ठीक है, सब कुछ दिया है, एल का मान कितना दिया उसमें 100 मिली हेनरी, सही तरीके से कन्वर्ट करो उसको, -3 का मल्टीप्लाई करके 10⁻, और करंट के लिए 10 एम्पियर सीधी दी है, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 0.5 जूल ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, अरे वो तो स्क्वायर है वो, यस, तो इसका तो 5 जूल होगा ये, ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 5 जूल। ऐसी गलती मत करना इतने आसान सवालों में, ठीक है ना, जो मिल रहे थे वो भी ना मिले ऐसे में। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन गुणांक है ना, ट्रांसफार्मर रेशियो 5/3 है, तो इतना आसान सवाल है। प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज 60 है, तो द्वितीयक कुंडली में कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोला हुआ है, लेकिन रेशियो उल्टा उल्टा दिया हुआ है भाई, ऊंचाई भी तो सेकेंडरी में ज़्यादा होता है और प्राइमरी में कम होता है, तो ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए 3/5 लेके सॉल्व करोगे उसको, ठीक है ना, यानी ES/EP = NS/NP। उसने ये दिया हुआ है परिणमन गुणांक NS/NP, यानी कितना दिया 5/3। ES का मान कितना निकलेगा, EP कितना दिया हुआ है 60 × 5/3, 3 से 20 बार चला जाएगा तो 20 पंचे 100 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर वही प्रॉब्लम होती है रेशियो की, ठीक है, NS/NP दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है NS/NP, ठीक है, ये दिया हुआ है, सभी का आ गया होगा शायद आंसर, तो उसका अगला भी आ गया होगा। इसी को आगे बढ़ाएं, इसी फॉर्मूले को, तो इसकी वैल्यू IP/IS होती है जब धारा के रूप में लेते हैं तो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 17। और नहीं, ये 17 है और ये 16 था। अब 18 देखें, बिठा दूं, अगला क्वेश्चन बन गया होगा, नहीं करवा रहा हूं उसको मैं, क्या है आंसर, फिर वही है 100/1, ये NS/NP दिया। हमेशा जब भी फेरों का अनुपात, पर यहां थोड़ी सी गड़बड़ी है, गड़बड़ी है कि फेरों का अनुपात जब दिया है तो होना चाहिए NS/NP, परिणमन अनुपात ही होना चाहिए, उसी से करेंगे अपन, बराबर होगा IP/IS, तो 100/1 बराबर IP की वैल्यू कितनी दी है, IP निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। अब यहीं पे गड़बड़ी हो रही, नहीं आ गया आंसर, IP का मान कितना हो जाएगा इसका मतलब 400 एम्पियर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, इसके लिए वही अब ये जो मैंने बताया था आपको कि पहले आप IS की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, और IS की एक्चुअल वैल्यू निकालने के बाद एफिशिएंसी बराबर होता है IS1/IS, इससे IS1 निकालेंगे। ठीक है, कौन से सवाल के लिए, सवाल नंबर 19 के लिए।
तो पहले आई एस निकाल लेंगे, उसके लिए लगाएंगे अपन कितना फॉर्मूला, ई पी इंटू आई पी बराबर ई एस इंटू आई एस। ई पी की वैल्यू कितनी दी है, 1000 वोल्ट की लाइन पर, द्वितीयक कुंडली में 20 एम्पियर की धारा 120 वोल्ट पर। अच्छा, यानी आई एस वन का मान अपने को 20 एम्पियर दे दिया है और आई एस निकालना है, और इसकी वैल्यू 0 पॉइंट कितना है, 8 है, 80%। तो आई एस की वैल्यू जाएगी 20/0.8, पॉइंट कैंसिल करेंगे और 8 का भाग देंगे, कितनी आ जाएगा, 25 बार। तो आई एस की वैल्यू 25 होगी, ध्यान रखना, ठीक है। आई एस की वैल्यू कितनी होगी, 25 एम्पियर। आई पी की वैल्यू निकालना है ना, आई पी निकालना है अपने को, और आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 120 वोल्ट, और आई एस का मान कितना है, 25। तो इससे आई पी की वैल्यू निकलेगी। आई पी बराबर हो जाएगा 120 गुणित 25 के बटे 1000। 25 से 40 बार जाएगा और 40 से 3 बार, तो आंसर कितने एम्पियर आएगा, 3 एम्पियर। थोड़ा ध्यान से करें, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, यहीं पर गड़बड़ होती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी बराबर आई एस वन अपॉन आई एस होता है। आई एस आइडियल स्थिति में, आदर्श स्थिति में धारा है, और आई एस वन वो है जो उसकी क्षमता के कारण अपने को मिल रही है लॉस होने के बाद। अब इसके दो कथन यहां दिए हुए हैं। पहला कथन दिया है, ट्रांसफार्मर की क्रोड के रूप में नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, करते ही है, इसलिए क्योंकि क्षैतिज लूप का क्षेत्रफल अपेक्षित कम होता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, उसका सही कारण भी है वो। 28वां, जब बैक ईएमएफ पश्च विद्युत वाहक बल अच्छा, यह मैक्सिमम खिसक चुका है वो। नेक्स्ट में लिखा है, इलेक्ट्रिक मोटर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन बैक ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड ईएमएफ। की एफिशिएंसी का मान अधिकतम तब होगा जब विद्युत वाहक बल, कौन सा, पश्च विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ, ये किसके, आरोपित विद्युत वाहक बल के आधे के बराबर हो। ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं अपन इसको। ठीक, पहले तो बैक ईएमएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यदि एक मोटर लेते हैं, ठीक, उस मोटर, विद्युतीय मोटर में अपन जानते हैं कि करंट प्रवाहित करते हैं बाह्य परिपथ से। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वो घूमने लगता है, उसके अंदर जो कुंडली है वो टाउ बराबर एन आई बी साइन थीटा करने के कारण। लेकिन जब कोई कुंडली घूमेगी किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसी में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जो कि मुख्य विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा लेंज के नियम से। ठीक, तो इसलिए अपन जब परिपथ देते हैं तो ये ई हो गया, और इसके विपरीत दिशा में, इधर विपरीत दिशा में वी भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और इसका खुद का आर्मेचर रेजिस्टेंस यदि आर ए है, तो आई ए की वैल्यू, आर्मेचर करंट की वैल्यू जो होती है वो ई माइनस वी बी के बटे आर ए होती है। ये वी बी का मान किस पर निर्भर करता है, ओमेगा पर। जितने ज़्यादा तेजी से घुमाओगे, ओमेगा जितना ज़्यादा होगा उतनी तेजी से फ्लक्स कटेगा और उतने ज़्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो वी बी बराबर लिख देंगे के इंटू ओमेगा, यहाँ रखेंगे तो ई माइनस के ओमेगा के बटे आर ए। ये सूत्र होता है आर्मेचर करंट का, आर्मेचर धारा का। स्टार्ट में ओमेगा की वैल्यू 0 है, तो उस समय आई ए का मान कितना होगा, अधिकतम होगा ई बटे आर ए। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, आर्मेचर करंट की। ठीक है, जैसे जैसे के ओमेगा बढ़ते जाता है आर्मेचर करंट कम होते जाता है। ठीक, और एक स्थिति में वो सुरक्षित धारा के बराबर हो जाता है। इसलिए प्रारंभ में हमको इसको आई ए को कम करने के लिए स्टार्टर का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि बहुत अधिक धारा होती है आई ए। यदि आपने मान लो ई का मान 24 वोल्ट की बैटरी ली है और आर ए का मान 0.1 है, तो 24 के बटे 0.1 यानी नियरली 240 एम्पियर धारा बहेगी। बहुत ज़्यादा धारा है, ठीक, जो कुंडली को जला सकती है, और इसीलिए हम इसके साथ स्टार्टर का यूज़ करते हैं। अब उसने जो प्रश्न बोला है, उसने क्या बोला है कि विद्युत वाहक बल, विद्युत मोटर अधिकतम दक्ष होगी कब पश्च विद्युत वाहक बल का मान आरोपित विद्युत वाहक बल के आधे के बराबर हो, यानी ई बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, वी बी इज इक्वल टू ई बटे 2। ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है भाई इसके कारण कुछ ऐसा संबंध आता हो। ठीक है, तो ये उसका कहना बिल्कुल गलत है। दूसरा, विद्युत मोटर की दक्षता केवल पश्च विद्युत वाहक बल के परिमाण पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, पश्च विद्युत वाहक बल जितना ज़्यादा होगा उतना ही, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है, बदलने वाली चीज़ कितनी है, केवल वी बी है, तो वी बी का मान के आधा, वी बी के मान पर ही निर्भर करेगा। बिल्कुल सही है, तो पहला वाला तो गलत है और दूसरा सही है। 29वां बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है,
आपको पता होना चाहिए डीसी पे कभी कोई ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एसी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें परिवर्ती धारा होना जरूरी है, और इसके हिसाब से तो उसने डीसी दे दिया है, तो डीसी तो चलेगा ही नहीं। डीसी ना तो परिमाण में और न ही दिशा में परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही कारण है उसका, ठीक है ना। तो इसका आपूर्ति में कार्य नहीं करता और ये उसका सही कारण भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है, ये सही भी है और ये उसका सही कारण भी है, नीचे वाला। हो गया पूरे क्वेश्चन। इस सवाल में क्या बोलता है, मैं सर्किट पहले बना दूं। ये 0.15 किलो ओम है इसकी वैल्यू, ये 0.03 हेनरी है, यहाँ एक कुंजी लगी हुई है, की लगी हुई है यहाँ पर K2, नीचे एक सोर्स लगा हुआ है 15 वोल्ट का, और फिर एक की लगी हुई है K1, ठीक है, ये परिपथ है। अब क्या बोलता है कि K1 हैज बीन केप्ट क्लोज्ड, K1 को लंबे समय तक बंद रखा गया। किसको? K1 को, इसको बंद रखा गया, तो इसमें तो कोई धारा जाएगी नहीं, ओपन है ये, इसमें से होके जाएगी। लंबे समय तक रखा गया है तो इसमें करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? थोड़े लंबे समय के बाद में I0 हो जाएगी, ठीक। और I0 की वैल्यू कितनी होती है? I0 बराबर होता है E/R। E की वैल्यू 15 है और R का मान कितना? 0.15 किलो ओम है, इंटू 10⁻3। ये पॉइंट कैंसिल करेंगे, 2 जीरो रह जाएंगे, 15 से 100 बार गया तो 0.1 एम्पियर होगा, ठीक है। ये धारा रहेगी कब? लंबे समय तक यदि कनेक्ट करेंगे तब करंट की रीति हो जाएगी। आगे क्या बोलता है? द की K1 हैज बीन केप्ट क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम, नाउ एट t इज इक्वल टू 0 K1 इज ओपन्ड एंड K2 इज क्लोज्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ क्या करता है? इसको खोल देता है, इसको ओपन कर देता है और उसी समय इसको क्लोज कर देता है, मतलब शॉर्ट कर दिया उसने। तो अब धारा का मान घटने लगेगा और उससे सूत्र कौन सा लगेगा? दूसरी कंडीशन में I बराबर I0 e⁻−RT/L, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला हुआ है कि ऐसी स्थिति में 1 मिलीसेकंड के पश्चात धारा का मान क्या होगा? इस टाइप के सवाल किए अपन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था 2015 में। तो कैसे करेंगे? I0 के लिए 0.1 है, e⁻R का मान कितना दिया? 0.15 किलो ओम को आप क्या लिख सकते हो? इंटू 10⁻³ करोगे, बटे में 100 लोगे तो 150 ओम लिखो ना भाई, इसको 150। और t का मान 1 मिलीसेकंड बोला है तो 10⁻³ और L की वैल्यू कितनी दी है? 0.03। ये पॉइंट कैंसिल करेंगे यदि तो 2 जीरो और आ जाएंगे, ये 3 जीरो 10⁻³ से कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 5 बार जाएगा तो 0.1 इंटू e⁻³ कितना आ जाएगा? -5। ये धारा का मान होगा। उसने e⁻³ -5 का लगभग मान दिया है सवाल में, e⁻5 का दिया है, e⁻5 का उसने कितने मान दिया? नियरली वैल्यू होती है 150, तो इसकी हो जाएगी 1/150 रख देंगे वहां पर। तो I की वैल्यू कितनी जाएगी अपने को? इससे I इज इक्वल टू आ जाएगा 1/10 कर देता हूँ उसको मैं, और इसकी वैल्यू e⁻, इसको 1/150, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1/100, या अपन ऐसा लिखें 100 गुणित 10⁻2 को ऊपर लेगा और ये 2 और है 10⁻4 के बटे 15, 15 का भाग देंगे तो 15×90 6.66 आएगा, ठीक। 5 दिया 15 कर दिए और 20/3 है 6.66 होता है। इसको थोड़ा ऊपर उठाऊं क्या मैं? तो कितना हो जाएगा? 6.66 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। आंसर जो दिए वो क्या क्या दिए? 4 में लिख देता हूँ, 6.7 मिली एम्पियर। सेकेंड वन आंसर है 0.67 मिली एम्पियर। इतना आने के बाद अब आप तो पता लगा ही लोगे क्या है, 100 मिली एम्पियर, और लास्ट दिया हुआ है 67 मिली एम्पियर। क्या आएगा? इसमें 10⁻³ कितने मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 का। इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए? मिली एम्पियर में, तो बचेगा 0.666 मिली एम्पियर, जो कितना हो जाएगा? ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये 2015 में आया था क्वेश्चन। फिर से रिपीट कर दें, क्वेश्चन में उसने बोला था K1 को, मैं इसके फोटोग्राफ भेज दूंगा आपको, हिंदी वाले बार थोड़ा सा हिंदी में लिख लेंगे। K1 को लंबे समय तक क्लोज रखा गया, ठीक। फिर तत्पश्चात क्या किया? तत्पश्चात
K1 को खोलकर K2 बंद किया गया करने पर कितने सेकंड के पश्चात 0.10 सेकंड यानी 1 मिली सेकंड के पश्चात धारा का मान क्या होगा। पर इसके आय का इससे लिख दे रहा हूं, 1 मिली सेकंड बाद धारा का मान क्या होगा, ये प्रश्न है और ये 4 ऑप्शन दिए उसके। ठीक है, तो आपने स्टार्ट कहां से करेंगे, पहले I0 निकालेंगे। ठीक, लंबे समय के बाद जब धारा का मान निकालेंगे तो I0 बराबर E बटे R होता है, सीधा सीधा। E की वैल्यू 15 वोल्ट है, R की वैल्यू 0.15 है, सॉल्व करके 0.1 एम्पियर निकालेंगे। अब इसके बाद दोस्तों इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है, तो धारा का मान घटेगा। तो तब सूत्र कौन सा लगेगा, I बराबर I0 E की घात माइनस RT/L। I0 की वैल्यू अपने को 0.1 दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है कितनी 0.15 किलो ओम, तो 150 ओम में बदल जाएगा ये। ठीक, और L के लिए 0.03 सॉल्व करते गए। उसने सवाल में आपको दे दिया E की घात 5 का मान 150 है, तो E की घात -5 का मान 1/150 हो जाएगा। फिर सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, ऐसा ही सवाल आता है तो बनना ही चाहिए अपने को। ठीक, और एक सवाल अक्सर आता है इसमें। ठीक है, ये 2015 का है। हाँ बोलो, 2 मिनट रुको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में बता दूं मैं। इंग्लिश में बोलता है कि एक कॉइल है, इट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट इज 25 वोल्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 25 एम्पियर इन 1 सेकेंड, देन व्हाट इज चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर कॉइल। ठीक, उसमें स्टोर्ड एनर्जी के मान में कितना परिवर्तन हुआ ये पता लगाना है। अब दिक्कत क्या है, हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी में परिवर्तन हाफ LI² तो फॉर्मूला होता है ऊर्जा का। ठीक, हाफ LI², पहले I2 थी, I1 थी, फिर बाद में I2 हो गई है, तो परिवर्तन तो हमको पता चल रहा है कि इस फॉर्मूले से निकलना चाहिए हाफ LI2² माइनस I1²। प्रॉब्लम किसकी है, L सीधा नहीं दिया गया, L निकालने के लिए आंकड़े दिए गए। पहले अपन L निकालेंगे। ठीक, इसके लिए यूज़ करेंगे E बराबर -L di/dt। आपको कितना इंड्यूस हो रहा है EMF वो दिया हुआ है E। ठीक, L का मान निकालना और DI इतना है और DT इतना है। सॉल्व करके पहले L निकालोगे, उस L का मान यहाँ रख करके I2 और I1 का वैल्यू रख करके U निकालोगे। कर सकते हो, कोशिश करें।
तो डेल्टा यू निकाल, डेल्टा यू निकालना है जिसकी वैल्यू हाफ एल आई टू स्क्वायर माइनस आई वन स्क्वायर हो गया। फॉर्मूले लिख देता हूं मैं, लेकिन एल का मान निकालोगे E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी से, तो E बटे हो जाएगा डी आई बटे डी टी, इससे एल निकालोगे। I1 कितना एम्पियर है 10, I2 कितना है 25, डेल्टा टी कितना लग रहा है उसके लिए 1 सेकेंड, तो E की वैल्यू कितनी है 25 वोल्ट। इतनी तो आंकड़े दिए हैं और इतने की जरूरत ही है। आ गया आंसर। ये नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन, ये जेई में भी आ चुका है क्वेश्चन। मेरे को नहीं पता, मैं देखता हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन है। 437.5 आया है। किसका किसका आया 437.5? आपका आया, आपका भी आ गया, तीनों का। क्या गलती हुई देखते हैं। पहले तो एल की वैल्यू, ई की वैल्यू दी अपने को कितने 25, डी आई का मान 15 है और डी टी का मान कितना लग रहा है 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5/3 हेनरी। ये मिल गया अपने को किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू। जब एल मिल गई तो अपने पास फॉर्मूला होता है हाफ एल इंटू आई टू स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। क्या हो रहा है आज, मेरे आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं। 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 लोग के 5/6। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 100, यानी हो जाएगा 5/6 इंटू 525। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई। 2625 के बड़े 6, 6 का भाग दोगे 6 चौको 24, 2 पे 2 बचा, 6 तिया 18, फिर 4 पे 5 बचा, 6 7 42। इतना आ गया, इतना तो एक ही अकेला आंसर है इसके आसपास। ठीक है ना, आ जाएगा। आ गया था। चलो कुछ क्वेश्चन तो बनेंगे, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर क्वाइल्स है C1 एंड C2। ये समकेंद्रीय वृत्तीय कुंडलियां हैं। वृत्तीय कुंडलियां सर्कुलर क्वाइल है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर क्वाइल्स एक्सवाई प्लेन में रखी गई है दोनों की दोनों। ठीक है, C1 में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N1 इज इक्वल टू है 500 और उसकी रेडियस दी है अपने को 1 सेंटीमीटर। जबकि C2 में नंबर ऑफ टर्न्स जो है N2 वो 200 है और उसकी रेडियस जो दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर है। C2 कैरीज ए टाइम डिपेंडेंट करेंट I2T। C2 में जो करंट है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, उसकी वैल्यू 5t² माइनस 2t प्लस 3 इतने एम्पियर, वेयर t इज इन सेकेंड्स। द EMF इंड्यूस्ड इन C1 में जो इंड्यूस्ड EMF है E1, ठीक है, वो किसकी वैल्यू कितनी होगी मिली वोल्ट में।
नहीं E1 की वैल्यू उसने दे दी है अपने को। E1 की वैल्यू कितनी बोलता है वो? E1 की वैल्यू 4/x है। t बराबर 1 सेकेंड पर प्रथम कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड EMF, ये E1 इज इक्वल टू 4/x है। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी? ठीक है, क्या क्या दिया मैं फिर से एक बार समझा दूं। दो कुंडलियां दी है, दोनों कुंडलियों की खासियत है कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, यानी उनके सेंटर कैसे हैं? सेम है। दोनों की रेडियस तो काफ़ी अलग अलग है। ठीक, ये C1 जो दी है उसकी रेडियस केवल 1 सेंटीमीटर है, ये C1 है। जबकि बाहर वाले की रेडियस जो C2 दी है उसकी रेडियस कितनी दी है अपने को? 20 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी है बाहर वाली। धारा के मान में परिवर्तन किस में कर रहा है? सेकेंडरी में। इसमें धारा के मान में परिवर्तन कर रहा है I2T। तो सीधी बात है इसमें इंड्यूस्ड होगा EMF। तो इसमें जो इंड्यूस होने वाला है वो ES है माइनस क्या फॉर्मूला होता है? M इंटू DI/dt। लेकिन M तो कुछ दिया नहीं है, पर M के लिए फॉर्मूला है अपने पास। कौन सा फॉर्मूला है? दो समकेंद्रीय कुंडलियां यदि होती है तो M बराबर कितना आता है? म्यू 0 NP/NS/2RP। इसका यूज करके पहले M निकालोगे, ठीक, और फिर DI/dt आपको दिया हुआ है। DI/dt इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें t बराबर 1 सेकेंड रख देंगे। बहुत आसान सा बात है वो। मेन चीज़ है M का वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है ना। और उसके लिए अपने को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। म्यू 0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ हो जाएगी। NP कितना दिया है? देखो इसमें ये प्राइमरी कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है, ठीक है। तो प्राइमरी कुंडली बाहर वाली है, उसमें NP कितना दिया है अपने को? 200 और गुणित 500। हालांकि दोनों का कहीं भी गुणा करें वही आएगा, लेकिन आगे अंतर आने वाला है पाई। RS मतलब कौन सी वाली जाएगी? RS मतलब हो जाएगी अंदर वाली, और उसका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर 10⁻²² का वर्ग K/2 × RP। RP मतलब कौन सी जाएगी? बाहर वाली। उसका कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। तो 20 × 10⁻²। ये M आएगा इसका, ठीक। 1 10⁻²² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा? देखें, ये 10⁻² और 10⁻7 कितना हो गया? 10⁻9 माइनस में, और उसमें 3 गया 10⁻6, ठीक। ये तो ऋण 6 हो गया। 5 × 2 यानी कितना आ जाएगा? 10, और पाई इंटू पाई यानी कितना आ जाएगा? π²। ये खुद 10⁻2 हो जाएगा फिर से, और कुछ तो बाकी सब कैंसिल हो चुका है ना। ध्यान से एक बार चेक कर ले। तो कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू नियरली जाएगी 10⁻4। ये इतने हेनरी जाएगी। ये M का मान आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻4 इंटू DI। I के मान में परिवर्तन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो DI/dt का मान मैं पहले ही निकाल लूँ। 5 × 10t - 2, और t बराबर 1 सेकेंड पर कितनी जाएगी? 10 में से 2 हो गया 8। ये ES का मान हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है बराबर किसके दी है उसने अपने को? ये वैल्यू बराबर दी है, कहाँ गया? 4/x इंटू 10⁻³ क्योंकि उसने मिली वोल्ट में दिया, ठीक है। तो यहाँ से 10⁻4 उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, ठीक है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने इसको करवाया, ठीक है ना। फिर से रिपीट करें। इसमें मेन चीज़ है प्राइमरी और सेकेंडरी को सही पहचानना। गलत पहचाने पूरा सवाल में RP RS में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें उसने दिया है कि दो कुंडलियाँ, दोनों के केंद्र सेम है, समकेंद्रीय है, C1 और C2। C1 जो है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, C2 की 20 सेंटीमीटर है। धारा के मान में जो धारा परिवर्तित धारा बाहर है, किसमें बाहर है? वो C2 में। जिसमें करंट वेरी करता है वो प्राइमरी कॉइल होगी, और जिसमें इंड्यूस्ड होगा वो सेकेंडरी होगी। तो ये प्राइमरी कॉइल हो जाएगी ये वाली, और ये सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। तो अब इसके बाद आपको सबसे पहले मान निकालना होगा M का, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। यदि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल होती है तो उसके लिए M के लिए म्यू 0 NP/NS πRS² होता है। म्यू 0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ रखें। NP/NS तो रखते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पाई इंटू RS का मान 1 सेंटीमीटर है, 10⁻2 लेना है, ध्यान रखेंगे। और अपॉन में 2RP की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे। इसको मैंने गुणा भाग करके निकाला हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने को सॉल्व करके? 10⁻4 हेनरी।
जब इतनी वैल्यू आ गई तो ई एस की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी। उसके लिए पहले आप डी आई अपॉन डी टी निकाल लो, ठीक है। ये इतना आ जाएगा इसका मान। कैसे डी आई बाई डी टी करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक, तो सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये वैल्यू 8 रखोगे, उन्हें 10 की घात 4 बराबर 4/x मिली वोल्ट दिया है, तो मिली वोल्ट को वोल्ट में चेंज कर लोगे और फिर सॉल्व करके वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो इसका मैं इंग्लिश में भेज देता हूँ, ठीक है ना। हिंदी में आप क्या लिखवाऊँ लिख लो, चित्र सवाल बना लो पूरा, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि इस टाइप का आएगा तो ऐसे हल करना है। क्या हो गया? कल से मैं ऐसी जल्दी चालू कर दूंगा पढ़ाना, है ना, आप लोग लेट ना करें, ठीक। 7:30 बोला हो तो 7:40 पे स्टार्ट कर ही दूंगा मैं। और कल अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे, एसी और एसी सर्किट्स, तो थोड़ा सा तैयारी से आया है। आज थोड़ा सा बता देता हूँ मैं शुरुआती, कल पूरे और बच्चे फॉर्मूले लिखेंगे और फिर सवाल हल करेंगे। टाइम है नहीं, 1 महीना बचा है नीट के लिए, और उसके बाद एक और महीना बचा है पीएनएसटी के लिए, और उसके बाद एक और महीना बचा है पीएटी के लिए। पीएटी 8-9 जुलाई को होने वाली है, तो उसके फॉर्म जो आएंगे वो अभी टाइम है उसके लिए, कुछ नहीं आया उसका, अभी आएगा। कोई भरोसा नहीं, नीट के थ्रू ले ले पीबीएफटी इस बार, कि नीट में जो आपके नंबर आए हैं वही भर दो। चल तो रहा था कि सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए सारे मेडिकल साइंस के लिए। कोई भरोसा नहीं, अचानक मोदी जी बुलडोजर लेके आ जाए, ये अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगी और कोई नहीं होगा। आज से डिक्लेयर होता है कि एक ही एग्ज़ाम होगी, हो सकता है 8 नवंबर को किए थे, एक आध दिन 8 अप्रैल को आके बोल रहे हो